हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध देखा था। ये वाला देखा था। और हमने इन दोनों के बीच में क्या संबंध पाया कि जे ये वेक्टर रूप में देखा जाए तो जे वेक्टर सिग्मा ई वेक्टर होता है। तो ये भी लिख लेना कि जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। तो आगे जाके ये भी हम इसको देखेंगे और इसको एक दूसरे तरीके से भी सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ओम का नियम जो हमने पढ़ा था उसी को परिभाषित करके कुछ पदार्थों का वर्गीकरण किया है। तो कैसे किया है, इसमें हेडिंग डालो कि ओमी पदार्थ, ओमी तथा अनओमी पदार्थ। ओमी पदार्थ, ओमी पदार्थ तथा अनओमी पदार्थ। अनओमी पदार्थ ये कुछ ओम के नियम से ही रिलेटेड है। पूरा कुछ तो क्या पूरा ही रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या है, ओमी पदार्थ क्या है, ओम ने जो नियम दिया था उस नियम का जो पालन करने वाले पदार्थ हैं उसको हम बोलेंगे ओमी पदार्थ। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे अनओमी पदार्थ। तो इसमें सिंपल एक लाइन लिख लेते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके लिए, जिनके लिए ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन होता है, पालन होता है। यानी कि अब ओम का नियम क्या है, अर्थात विभवांतर धारा के समानुपाती है। या समानुपाती वक्र कैसे आते हैं, एक सीधी रेखा में। या वी आई वक्र, वी आई ग्राफ कैसे हो, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में प्राप्त हो। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, तो ऐसे पदार्थ ओमी पदार्थ कहलाते हैं, ओमी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, ओमी पदार्थ का एक थोड़ा सा प्रकार हमने बताया है कि ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए बी आई का ग्राफ कैसे आएगा, एक सीधी रेखा आएगा और वो बी समानुपाती आई के रिप्रेजेंट करेगा और ओम के नियम का पालन करेंगे। तो इसमें अगला है, और इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें ओम के नियम की पालना नहीं होती है, नियम की पालना नहीं होती है। अर्थात बी आई ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त, सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है, बल्कि कैसी रेखा प्राप्त होगी, बल्कि वक्रीय प्राप्त हो, प्राप्त होती है। ये वक्र कैसा प्राप्त होगा, वक्रीय प्राप्त होगा। तो वक्रीय प्राप्त हो रहा है तो वो पदार्थ कैसे कहलाएंगे, वे पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ होती है, ऐसे पदार्थ अनोमी पदार्थ कहलाते हैं, अनोमी पदार्थ कहलाते हैं।
तो अनोमी पदार्थ है कौन कौन से, उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे बाद में। जैसे अपने ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, सब अनोमी पदार्थ हैं। और ओमी पदार्थ प्रतिरोध हो गया। तो इसमें उदाहरण लिख सकते हो, उदाहरण इसमें प्रतिरोध है, ये ओमी पदार्थ है। ठीक है। चालक तार है, ये ओमी पदार्थ है। और जैसे नॉर्मल है अपने बल्ब वगैरह ये हो गए, ये सब कैसे हैं, चा ये कैसे पदार्थ हैं, ओमी पदार्थ हैं। अनोमी पदार्थ में हो जाएगा अपने पास उदाहरण, एक आता है डायोड, ट्रायोड आता है एक, उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है, जेनर डायोड है एक, आगे उसका वर्गीकरण आएगा बाद में। तो ये क्या है, अनोमी पदार्थ में अर्धचालक होते हैं, वो भी अनोमी पदार्थ में आते हैं। तो इनके वक्र देख लेते हैं हम। तो अगर अपने पास कैसे मिलता है वक्र, इस तरीके से आई और वी, और यहाँ पे अगर इसका वक्र हमें एक सीधी रेखा मिल जाए, तो ये कैसे पदार्थ है, ओमी पदार्थ। और अगर ये वक्र हमें कैसा मिल जाए, सीधी रेखा ना मिलके कैसा मिल जाए, थोड़ा सा इस टाइप से मिल जाए कि अचानक से बढ़ गया, आई बढ़ाने पर, आई नहीं, बी का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ गया। तो ये नॉर्मली हम देखेंगे, आगे आएंगे डायोड ट्रायोड संधारित्र में आएंगे, उसमें आएंगे, तो उनका अलग से देखा जाएगा। तो इस तरीके से ये कैसे पदार्थ है, अनोमी पदार्थ। तो ये याद रखना है हमें। और वैसे इनका कोई खास इतना है नहीं। अब जो विद्युत बल्ब है वो भी अनोमी पदार्थ की तरीके में ही आता है। उसका ना जो फिलामेंट है, उसका बिहेवियर ताप के कारण उसका थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा पदार्थ, ओमी पदार्थ और अनोमी पदार्थ। अब वापस से चलते हैं चालक तार के व्यवहार पर। अब देखो, अब हेडिंग डालो, अपवहन वेग, अपवहन वेग, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वी डी से व्यक्त करेंगे, वी और सबस्क्रिप्ट में आएगा डी। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो अपवहन वेग होगा क्या, कि एक चालक के अंदर ये वेग है तो है क्या चीज। तो इसमें हम नॉर्मली ये देखते हैं कि अपने पास जो भी चालक तार है, मैंने ये चालक तार यहाँ पे ड्रा किया है, मान के चलो कि ये चालक तार है। तो इस चालक तार में अपने पास क्या होगा, ये चालक तार है, चालक तार। तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त आयन होंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। मुक्त आयन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव आयन। कैसे, नेगेटिव वाले होंगे वो कैसे होंगे, मुक्त होंगे, ये वाले। इनको मैं माइनस से व्यक्त कर देता हूं, या फिर आप चाहो तो ई से व्यक्त कर लेना। मुक्त क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये वाले मुक्त आयन होंगे। तो होगा क्या, ये आयन जब इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करेंगे, तो इनकी दिशा क्या होगी, यादृच्छिक होगी। तो और ये हमने लिखा भी था, कैसी दिशा होगी, यादृच्छिक। और यादृच्छिक मतलब होती है अपने स्वतंत्र अवस्था में किधर भी हो सकती है उसकी दिशा। तो इसकी दिशा इधर भी हो सकती है, इसकी इधर हो सकती है, इसकी इधर हो सकती है, ये इधर हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी यादृच्छिक दिशा हो गई। अब होगा क्या, तो अपने पास जो गतिशील आयन होंगे या फिर जो अपने पास मुक्त होंगे आयन, वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रख लेना, मुक्त आयन कौन से हैं, मुक्त आयन तो होंगे इलेक्ट्रॉन। किसी चालक में मुक्त आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या,
जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, भाई नाभिक है, ऐसे होता है, एक नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यही चालन में सहायता देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ना प्रोटॉन क्यों चालक में भागीदारी नहीं निभाता, उसका रीजन यह है, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में होते हैं, तो ये कम ऊर्जा से यही निकल जाते हैं। अब होगा क्या? जो अपने पास प्लस वाले आयन है वो कैसे आयन होंगे? स्थिर आयन। ये प्लस वाले आयन होंगे वो स्थिर होंगे, इन पे कोई भी एरो का साइन नहीं लगाएंगे, ये अपने आप में कैसे होंगे? स्थिर होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, इनकी यादृच्छिक दिशा है, तो ये क्या होगा? इनसे जो औसत वेग मिलेगा इन इलेक्ट्रॉनों का, वो क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि सभी संभव दिशाओं में औसत क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, औसत वेग क्या आ जाएगा? जीरो। अगर हमने क्या किया, मान के चलो कि इस पे कोई बैटरी लगा दी, क्या कर दिया? बैटरी इस पे लगा दी है, तो अब क्या आ जाएगा? अपने पास विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति आ गई। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये प्लस माइनस और एक कुंजी, तो इस कुंजी का नाम के रख दिया मैंने, और यहाँ पे ये बैटरी बी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट होके धारा की दिशा पॉजिटिव से और इधर से वापस से आ जाएगी, और ये सिरा नेगेटिव। अब होगा क्या? ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो गया। क्या हो गया? इधर से इधर विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा, उनका क्या होगा? आकर्षण होगा। तो जो अपने पास माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है वो सीधे इस दिशा में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस दिशा में। तो जितने भी माइनस अपने पास थे, वो सबकी दिशा किधर हो जाएगी? संरेखित विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस तरीके से अपने पास ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, प्लस का क्या होगा? क्या प्लस इस दिशा में जाएगा? नहीं, क्योंकि प्लस कैसा है? यहाँ पे स्थिर आयन है, तो प्लस तो बहुत नाभिक के अंदर बहुत भीतर है, नाभिक के नहीं, सॉरी, परमाणु के अंदर बहुत भीतर है, तो ये विद्युत चालन में भागीदारी नहीं निभाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा से किधर जा रहे हैं? देखो, इससे इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा की दिशा आई ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन इसके विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर धारा की दिशा ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके नीचे, उल्टे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग है वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन का औसत वेग वो क्या होगा? जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और यही वेग क्या कहलाता है? यही वेग क्या कहलाएगा? अपवहन वेग। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बराबर अपवहन वेग, वेग बी डी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से अपने पास अपवहन वेग आता है। अब इसकी परिभाषित कैसे करना है, क्या लिखा जाए इसकी परिभाषा के लिए? तो सिंपल है, अपने पास इतना ज्यादा कुछ हार्ड फास्ट तो लिखना नहीं है कि भाई क्या रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें इतना, कि जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, बैटरी लगाएंगे, तो इनकी दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा एक संरेखित हो जाएगी, तो औसत वेग मिलेगा। इस औसत वेग को क्या कहेंगे? अपवहन वेग कहेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं, चित्र को आपने बना लिया होगा, इसमें लिख लेते हैं अपन, किसी चालक में, इसमें लिखते हैं चालक तार में, चालक तार में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन
सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक यादृच्छिक रूप से इधर उधर गति करते हैं। रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। करते रहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब होगा क्या इस स्थिति में? औसत वेग क्या हो जाएगा इस स्थिति में? चालक तार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होगा। शून्य होगा। ठीक है। लेकिन जब अपन बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा? लेकिन एक सेकंड। लेकिन जब लेकिन चालक तार को जब चालक तार को किसी बाह्य विद्युत स्रोत किसी बाह्य विद्युत स्रोत ब्रैकेट में लिख लेंगे बैटरी से जोड़ा जाता है तो जोड़ा जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में निश्चित दिशा क्या होगी? प्लस से निश्चित दिशा क्या होगी? आ, यानी कि माइनस से प्लस, धनात्मक सिरे की ओर, प्लस सिरे की ओर, प्लस सिरे की ओर गति करने लगते हैं। दिशा में गति करने गति करने यानी कि अपवहित होने लगते हैं। अपवहित होने लगते हैं। अपवहित होने लगते हैं। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य प्राप्त नहीं होता है, या फिर जो औसत वेग होगा, औसत वेग क्या कहलाएगा? अपवहन वेग कहलाता है। सीधा ही परिभाषा लिख देते हैं। वेग कहलाता है। इसे बीडी से व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपन को क्या मिल गया? औसत वेग। और जो औसत वेग होगा अपने पास, वो क्या होगा? उसको हम बोल रहे हैं क्या? हमने उसका नाम दिया है कि हम उसको क्या कह रहे हैं? अपवहन वेग कह रहे हैं। तो यहां से ये समझ में आया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जब चालक तार पे कोई बैटरी है ही नहीं, तो ये सब इधर उधर गति कर रहे हैं। प्लस तो वाले तो स्थिर है, उनका तो कोई कुछ नहीं करना। और जब बैटरी लगा दिया विद्युत क्षेत्र, तो अपवहन वेग किधर मिलेगा? हाँ, ये और देख लेते हैं। अपवहन वेग किधर मिलेगा? बीडी इधर मिलेगा। बीडी किधर मिलेगा? इस दिशा में। सही है। तो यहाँ पे अब हम एक छोटे से डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, और जिसका नाम होगा अपवहन वेग का सूत्र ज्ञात करना। अपवहन वेग का सूत्र। तो अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालते हैं इसमें, अपवहन वेग का सूत्र ज्ञात करना।
अपवहन वेग का सूत्र ज्ञात करना, बीडी का सूत्र ज्ञात करेंगे। सूत्र ज्ञात करना, या फिर अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या अपवहन वेग एवं ई वेक्टर में संबंध, ऐसे भी लिख लो। ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध। तो अपने पास ये चित्र जो बनाया है ना, वो बार बार यही बनाना पड़ेगा हमें, और इतनी बार बनेगा कि तुम्हें बिना देखे याद हो जाएगा। तो ये चित्र हमने पहले बना रखा है, इसको हम जूम कर देते हैं। तो ये जो चित्र है ये तुम्हें बार बार बनाना पड़ेगा। तो होगा क्या, चलो इसको दोबारा ही बना देते हैं, तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब होगा क्या कि मैं मान के चल रहा हूं कि अपने पास एक चालक तार है, ये लो, एक चालक तार हमने ये ले लिया, ये वाला। अब इस चालक तार में इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अगर अपवहन वेग चाहिए तो क्या होगा, बैटरी का होना जरूरी है, वरना बिना विद्युत क्षेत्र के अपवहन होगा क्या, नहीं होगा। और ये कुंजी के और ये बैटरी बी, और इसको दूसरा सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। अब ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये ई वेक्टर, पॉजिटिव से नेगेटिव। ई वेक्टर की दिशा किधर से होती है, +2 नेगेटिव। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, या तो हम इसको माइनस से भी दिखा सकते हैं। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये किधर गति करेंगे, ये गति करेंगे धनावेश की तरफ। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, बीडी मिल गया। तो होगा क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर गतिशील कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, Q बराबर -E के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, और मुझे चाहिए कि मैं बल निकालना चाह रहा हूं। तो हमने देखा था कि F बराबर क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो हमने ये भी देखा था F बराबर QE, इसको हम पढ़ के आए हैं, पहले भी किया है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, पहले इसमें लिख लेते हैं हल्का सा। इसमें हम लिखते हैं कि चालक तार पर माना एक चालक तार को बैटरी से संयोजित किया है, संयोजित करते हैं तो, संयोजित किया है तो ये होगा क्या, सभी इलेक्ट्रॉन, सभी क्या हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, अतः सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अपव्ययित होने लगते हैं।
अपवहित होने लगते हैं। अब क्या निकाल रहे हैं हम इस स्थिति में? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल आता है। इस स्थिति में इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और बल भी कौन सा होगा? विद्युत बल। तो F बराबर क्या आ जाएगा? क्यू ई वेक्टर। सही है। F बराबर क्या आ जाएगा? क्यू ई वेक्टर। तो F बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस ई ई वेक्टर, चूंकि आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? माइनस ई। यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल मिल गया। अब हम इसको ना दो तरीके से बल का मान निकालेंगे, एक दूसरे तरीके से उसको इसके बराबर कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हम एक इक्वेशन पे पहुंचेंगे, वहां से हम वेग का मान निकाल पाएंगे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पर ये अगर बल लग रहा है, तो गति की इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि m है और उसका त्वरण a है, तो बल क्या होगा? F बराबर ma। तो यहां से हम क्या कर देंगे इसको, यदि चूंकि, या इसको ऐसा लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान द्रव्यमान m तथा इलेक्ट्रॉन के अपवहन इलेक्ट्रॉन के अपवहन की स्थिति में त्वरण a है, तो त्वरण a है, तो a वेक्टर है तो इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, लगा बल F बराबर क्या हो जाएगा? ma वेक्टर। और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसको समीकरण एक और इसको समीकरण दो, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा? ma वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ई ई वेक्टर के। अब यहां से a वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ई अपॉन एम ई वेक्टर। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये रिजल्ट हमें मिला है, इसमें ई का मान नियत है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है? नियत है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी है? नियत है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, द्रव्यमान एम, द्रव्यमान एम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र ई नियत है। अतः इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? एक नियत त्वरण से गतिशील होगा। अतः सभी इलेक्ट्रॉन नियत त्वरण से गति करेंगे, नियत त्वरण से गति करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया। अब होगा क्या? जब इन पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया था प्रारंभिक स्थिति में, तो इनका वेग क्या था? 0 था। अब हम क्या करते हैं, गति की एक समान, अब यहाँ पे त्वरण कैसा है? त्वरण कैसा है? नियत, यानी कि एक समान त्वरण है। नियत है तो इसका मतलब क्या है? एक समान। तो हम अब एक समान त्वरित गति की समीकरण लगा सकते हैं। अतः एक समान
त्वरित गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। ए क्या है, त्वरण, और टी क्या है, समय। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, औसत मान, पूरी समीकरण का औसत मान लेने का। तो औसत मान को कैसे व्यक्त करते हैं, इसके सबके ऐसे आ जाएगा, ये u का औसत मान प्लस ए का औसत मान और टी का मान। अब u प्रारंभिक वेग में क्या था, हमने लिखाया था कि प्रारंभ में इनका औसत वेग क्या होता है, 0। ये हमने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि इनका औसत वेग क्या होता है, 0 शुरुआत में। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। डेल u बराबर कितना हो जाएगा, 0। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसका औसत वैल्यू, u का औसत मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, और त्वरण a फिक्स है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से a, और मैं समय का औसत मान τ मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो औसत मान होगा परिभाषा से इसको क्या कहेंगे, bd। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये प्रारंभिक वेग था वो 0, और हमने डेल टी माना है, उसको τ माना है। इसको बोलते हैं संगत काल। संगत काल इसकी परिभाषा लिखाएंगे, या इसको विश्रांति काल भी बोल देते हैं, विश्रांति काल। इसकी परिभाषा भी लिखाने वाले हैं। इसको या करके है, कहीं ऐसा समझ लो कि सर भाग दे दी, भाग वाला कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे बीडी कितना मिल गया, ए सौ, और ए का मान हमने ऊपर निकाला भी है, माइनस ई अपॉन एम। तो आता है बीडी वेक्टर बराबर, यहाँ से ए वेक्टर टॉ हो गया, और ए वेक्टर का मान माइनस ई, ई वेक्टर अपॉन एम, और टॉ। और टॉ क्या है, एक समय है। तो यहाँ से अपने पास ये मिल गया, ये क्या है, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगर परिमाण में देखा जाए, परिमाण रूप में देखा जाए, तो ये आएगा अपने पास बी डी बराबर माइनस ई, ई टॉ अपॉन एम, टॉ अपॉन एम। और ये फॉर्मूला हमें याद ही रखना है, माइनस ई टॉ अपॉन एम आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध हम निकाल पाए। तो ये वाला डेरिवेशन याद रखना है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बल। इसके स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स कैसे हैं कि पहले मुझे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। जब निकल जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, हम इसकी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अगर त्वरण है तो F बराबर एम ए, और एम ए इन दोनों को बराबर करके त्वरण निकालेंगे। सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दिखाइए कि त्वरण नियत होगा, तो ये निकाल के बता देंगे, तीनों नियत है। तो त्वरण कैसा होगा, एक समान या नियत होगा। फिर एक समान गति की त्वरण समीकरण लगा के औसत मान लेके, औसत मान लेके क्या आ जाएगा, ये वाला। अब ये त्वरण का औसत मान क्या है, फिक्स है, क्योंकि जो संख्या है उसका औसत मान क्या आता है, वही संख्या आती है। तो इसका मैंने ए लिख दिया डायरेक्ट, ए वेक्टर रूप में ये लगा दिया। तो यहाँ से हमें बीडी का मान मिल गया। अब इसमें हमने दो चीज काम में लिए, दो तो नहीं, एक ही काम में लिया है। टॉ, टॉ को बोलते हैं संगत काल। जब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करता है ना, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में टकराता है। और जब दो टक्कर हो जाती है, तो उन टकराने वाले समय को, कि भाई यहाँ से टकरा के यहाँ पे जाएगा, उनके बीच जितना समय लगता है उसको बोलते हैं संगत काल। तो इसकी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। तो अब हेडिंग डालो संगत काल, संगत काल या विश्रांति काल।
संघट्य काल या विश्रांति काल। और ध्यान क्या रखना है, वही जो मैंने बताया है। तो इसमें लिखना इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को संघट्य काल या विश्रांति काल कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, संघट्य काल या विश्रांति काल। इसे टॉ से व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराए, फिर आगे जब भी टकराएंगे तो उनके बीच जो समय लगेगा, यानी कि एक टक्कर यहाँ, दूसरी टक्कर वहां, तो वो समय क्या कहलाएगा, विश्रांति काल या फिर संघट्ट। संघट्ट मतलब होता है टक्कर, टक्कर का समय। अब अगली हेडिंग डालिए इसमें, गतिशीलता। एक टॉपिक चलता है गतिशीलता का, तो नोट करिए, गतिशीलता, मोबिलिटी, इंग्लिश में इसको मोबिलिटी बोलते हैं। गतिशीलता इसको म्यू से व्यक्त करते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है। अब होता क्या है गतिशीलता, अब हमने देखा था कि अपवहन वेग देखा, बीडी, बीडी किसके समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीडी का मान किसके समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ पे अपने पास पता चलता है कि बीडी समानुपाती ई, और बीडी एक नियतांक आएगा म्यू। तो इसका मतलब उसको क्या बोल देंगे, गतिशीलता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग बीडी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 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 को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, गतिशीलता म्यू बराबर अपवहन वेग वीडी अपॉन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो म्यू बराबर बीडी अपॉन में ई, ये क्या है, बीडी। तो यहाँ पे बीडी का मान रख देते हैं, क्योंकि बीडी बराबर क्या है, परिमाण में देखा जाए तो ई ई टाउ अपॉन एम। अतः म्यू बराबर ई ई टाउ अपॉन एम, और अपॉन में ई, और ई से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ई से ई कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ई टॉ अपॉन एम। ये क्या मिल गया हमें, गतिशीलता।
तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल दी, किसी चालक की गतिशीलता। अब गतिशीलता ज्यादा है, इसका मतलब उसमें अपव्यय वेग का मान बहुत ज्यादा है। अब ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से आता है बी डी, अपव्यय वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, और बी डी बराबर एक नियतांक आता है म्यू, और यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन में ई। तो इस प्रकार से अपने पास ये आता है, और इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अनुपात के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक और विमान। मात्रक क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास म्यू बराबर क्या होता है, बी डी अपॉन ई। तो इनका मात्रक का देखो, ये क्या है, वेग। तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू मीटर अपॉन वोल्ट। तो यहाँ से अपने पास आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। किसका मात्रक आ गया, म्यू का। अब इसको कई तरीके से सुव्यवस्थित भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम वोल्ट का भी मान जानते हैं। हम चूंकि वोल्ट क्या बोलता है, जूल पर कूलम, सही है। तो ये रख देंगे, और कूलम को क्या लिख सकते हैं, ये जूल हो गया। कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अतः म्यू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, वोल्ट की जगह जूल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, और इंटू में क्या है, सेकेंड। देखो ये मान रख दिया, ठीक है। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन, ऊपर एम्पियर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जूल नीचे। तो कहने का मतलब है अपने पास मिल जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन जूल। कोई सा भी आंसर पूछा जा सकता है, तुम्हें निकालना आना चाहिए बस, ठीक है। अब इसका मात्रक, मात्रक देख ले, बीमा। बीमा इतने से आराम से आ जाएगी, एम्पियर का ए, मीटर स्क्वायर का L2, और नीचे क्या है, जूल। और जूल को क्या लिखते हैं, M0 L, जूल को क्या लिखेंगे, M1 L2 T-2। तो इस प्रकार से M-1, L का कितना आ जाएगा, 0, T का 2 और A का 1। ये इसकी बीमा आ गई। तो याद रहेगा ये। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, गतिशीलता का मात्रक और बीमा दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और कल क्या करेंगे, विद्युत धारा अपव्यय वेग और बीडी और म्यू में संबंध निकालेंगे। किस किस में, बीडी और म्यू में। आज किस में निकाला, बीडी और ई में निकाला आज, बीडी और ई में, इन दोनों में तो निकाल लिया। कल बीडी और म्यू में निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, बाय।